चलिए बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल की। तो गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टाइक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। ये ऐसा सेल होता है जो आपको केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर कर देता है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें दो बीकर्स होते हैं एज यू नो। एक बीकर में इलेक्ट्रोड एनोड होता है और एक बीकर में इलेक्ट्रोड कैथोड होता है। एनोड पर नेगेटिव चार्ज, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों रोड्स के बीच में, इन दोनों बीकर्स के बीच में एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है जिसे सोल्ट ब्रिज कहते हैं। अभी हम सारी इसकी बातें करने वाले हैं। ये डिवाइस, ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले जो याद रखने वाली चीजें हैं वो ये है कि जो एनोड होता है, जो एनोड होता है उस पर चार्ज कौन सा होता है। एनोड पर जो चार्ज होता है बच्चों, वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब सोचो, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको मैं इलेक्ट्रॉन रिच कह सकता हूं। अगर एनोड पर नेगेटिव चार्ज मैं बता रहा हूं तो वो इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा वो ऑक्सीडेशन करेगा। इसलिए जिस कंपार्टमेंट में एनोड होता है उसे ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट कहते हैं, जहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। इस कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होता है। हाफ ऑक्सीडेशन रिगार्ड दिया जाता है इस बीकर में। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं कैथोड की। तो जो कैथोड होता है, फटाफट से कर ले, हम क्यों रिवीजन कर रहे हैं। आप सबको पता है कि हम हर वीडियो लेक्चर में, जो 30 लेक्चर्स की सीरीज हमने पूरी करनी है, उसमें हम एक लेक्चर में एक मेन टॉपिक उठाते हैं, उसका क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद उसके PYQs लगाते हैं जो नीट में पूछे गए हैं, और उसके बाद हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी करते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि नीट एग्जाम में उसको पूछा जाएगा। ठीक है जी। कैथोड पर अगर मैं चार्ज की बात करूं तो कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है, अरे सर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ सर। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है सर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो सर ये तो गेन करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा सर तो ये ऑक्सीडेशन थोड़ी करेगा सर, ये तो रिडक्शन करेगा सर। एनोड पर इसलिए कहते हैं ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। ठीक है जी, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस सेल को अगर आप देख रहे हैं, आपके सामने जो सेल बनाया गया है, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, तो इसमें जो मैंने एनोड लिया है वो जिंक है और जो कैथोड लिया है वो कॉपर है। ये एक डेनियल सेल का एग्जाम्पल है। जिस मटेरियल का रोड होता है उसी का सोल्ट लेते हैं, तो यहां सोल्ट जिंक सल्फेट है जिसे इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। या कॉपर की रोड है तो यहां पे कॉपर सल्फेट है। समझने वाली बात यह है बेटा, लॉजिक ये है कि आपको तो पता ही होगा, जो एक्टिव मेटल होता है वही एनोड बनता है क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। ठीक है, और जो लेस एक्टिव मेटल होता है, कंपैरेटिवली जो लेस एक्टिव होता है, वो कैथोड बनता है। तो आप जानते हैं जिंक कॉपर में एक्टिव जिंक है, तो जिंक एनोड है और कॉपर उसके कंपैरिजन में कैथोड है। ठीक है जी। एक बात ये, अब जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पे जिंक एनोड है और एनोड तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर जिंक +2 सॉल्यूशन में पास ऑन कर देगा। ठीक है, तो अपने में से निकालकर क्या पास कर देगा बच्चों, जिंक आयन सॉल्यूशन में पास आउट कर देगा जिंक। ठीक, वहीं कैथोड पर अगर आप नोटिस करें तो कॉपर सल्फेट है, मतलब कॉपर की रोड है। इलेक्ट्रॉन कॉपर से होते हुए, क्योंकि एनोड से जाएंगे वायर से होते हुए, कॉपर रोड से होते हुए सॉल्यूशन में आएंगे। सॉल्यूशन में कॉपर +2 भी है और SO4 -2 भी है, तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके डिपॉजिट हो जाएगा।
ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे कैथोड पर कि सर ये कॉपर का जो आयन है सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सर कॉपर बन जाएगा। ठीक है जी, बात मेरी क्लियर है। अब बात करते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें एक यू शेप की ट्यूब है जिसे सोल्ट ब्रिज कहते हैं। सोल्ट ब्रिज का रोल क्या है, होता क्या है बेटा? सोल्ट ब्रिज अगर आपको दिखाई दे रहा है, दोनों हाफ सेल्स के बीच में एक यू शेप ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिलअप होता है। ग्लास ट्यूब हैविंग यू शेप कंटेनिंग inert electrolytes like KCl, K2SO4, KNO3, NH4NO3 with agar-agar solution। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि inert electrolyte का यहां क्या मतलब है? तो बच्चे, inert electrolyte में अगर आपको चॉइसेस दिख रही हैं तो इसका कारण यह है कि इनमें जो कैटायंस और एनाइंस हैं, जैसे KCl में K+ और Cl-, इनकी जो मोबिलिटी है, मूव करने की जो स्पीड है, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो वो सेम है, सिमिलर है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सोल्ट ब्रिज में डाले जाते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों की जो मोबिलिटी है वो एक समान हो। ठीक है, जिसको सोल्ट ब्रिज का रोल पता है उसको पता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सोल्ट ब्रिज में से जब यहां पर Cl- और वहां पर K+ ड्रॉप होगा तो दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए बच्चे, ताकि न्यूट्रलिटी बराबर मेंटेन रहे। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फंक्शन जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सोल्ट ब्रिज इंटरनल सर्किट का काम करता है, क्योंकि सोल्ट ब्रिज में आयंस का फ्लो है तो करंट उसकी वजह से भी है। इफ यू नो व्हाट आर द करंट कैरियर्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, तो उसका आंसर क्या होता है बच्चे? आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग through external circuit and ions are flowing through salt bridge. So salt bridge is acting as internal circuit, तो it completes the internal circuit of a cell। दूसरी बात, जैसा मैं बता रहा हूं, हाफ सेल में न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है सोल्ट ब्रिज, ये सारी बातें आप जानते हैं। इट प्रिवेंट्स और मिनिमाइजेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सोल्ट ब्रिज के जो एंड्स होते हैं वहां कॉटन प्लग होता है। जो बीकर में आयंस हैं, अगर वो आयंस एक्यूमुलेट हो जाएं, एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करें, तो वहां एक पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। वो सेल की वर्किंग पर इंफ्लुएंस डालता है, उसकी वर्किंग को स्लो डाउन करता है। तो इस LJP को, मींस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करने के लिए सोल्ट ब्रिज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो बीकर के अंदर आयंस हैं उनकी स्पीड को कम करता है, डिफ्यूजन होने से रोकता है, मिक्सिंग होने से रोकता है। तो LJP प्रिवेंट होता है या मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है जी, तो जैसा मैं बता रहा हूं, इट प्रिवेंट्स द डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्यूशंस फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल। तो उसको मिक्स नहीं होने देता। बात मेरी समझ में आई? उनको मिक्स होने देगा तो एक दूसरे के करीब पहुंचेंगे, आयंस करीब पहुंचेंगे तो पोटेंशियल क्रिएट होगा जिसे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं, और वो सेल की वर्किंग को कम करने की कोशिश करता है। तो सोल्ट ब्रिज ये होने नहीं देता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आता है मेन चीज EMF। तो सेल का EMF निकालने के लिए आप कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल करते हैं, और इस बात का ध्यान रखते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल्स में डाटा हो। अगर किसी इलेक्ट्रोड का आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया और आपको EMF निकालना है, तो आप ध्यान रखिएगा द पोटेंशियल्स मस्ट बी इन रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म। आपको तो पता ही है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो साइन चेंज करना है, वो रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। ऐसे ही अगर आपको स्टैंडर्ड EMF निकालना है तो स्टैंडर्ड कैथोड पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल। ठीक है जी। फिर आपको याद होगा, हम ये EMF निकालने पर फोकस करते हैं तो उसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन आपको पता ही है, कंप्लीट सेल की क्या होती है। किसी भी सेल का EMF निकालना हो तो स्टैंडर्ड EMF निकाल कर, कैलकुलेट करके, उसमें से 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। मतलब जो सेल रिएक्शन होती है उसमें प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है। मैं भी क्वेश्चन करवाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। वैसे तुम्हें आना चाहिए। वहां ये डाटा रख के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सचेंज हुए हैं वो यहां रख के, F की वैल्यू फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम पर मोल, यू नो दैट, गैस कांस्टेंट और सॉल्यूशन कांस्टेंट
एंड टी इज टेम्परेचर। अगर न्यूमेरिकल 25 डिग्री सेल्सियस का है यानी 298 केल्विन का है, तो इसमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करके आप फॉर्मूला छोटा कर सकते हैं, विच इज ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बात समझ में आई? मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक चीज दिखाता हूं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपके पास ई नोड है, एल्यूमिनियम का आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल है से X, और आपके पास आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल है से Y। ठीक है, X और Y। आपको अगर यहां पर N की वैल्यू पता लगानी है, N की, तो अगर आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम में 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन है और आयरन वाले में 2 मोल्स का है, तो 3 मोल्स और 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स बराबर करना है आपको पहले। समझ में आया? तो ना n की वैल्यू 3 है ना n की वैल्यू 2 है। n की वैल्यू वो होगी जो दोनों में कॉमन है। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। वो मैं भी न्यूमेरिकल में करवाऊंगा, बात मेरी बच्चे समझ भी गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अगर हाफ सेल होगा तो हाफ सेल में आप पूरी सेल रिएक्शन तो लिखेंगे नहीं। हाफ सेल या तो ऑक्सीडेशन की बात हो रही होगी या रिडक्शन की बात हो रही होगी। तो बात ध्यान से सुनना, अगर हाफ सेल का क्वेश्चन हुआ तो आपको ऑलवेज रिडक्शन में लिखना है रिएक्शन को। हाफ सेल की जो रिएक्शन है वो हमेशा किस में लिखनी है? रिडक्शन में, यानी गेन की फॉर्म में, और फॉर्मूला एज इट इज कॉपी करना है। किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो उसका स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस वही 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, और 25 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्मूला वैल्यूज पुट करके छोटा हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर सेल में वर्क पूछा गया कि भाई वर्क कैसे निकालोगे, वर्क डन बाय द सेल, कि आपका सेल कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के दे रहा है, कितना वर्क कर रहा है, तो गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में उसको निकाला जाता है, विच इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। You know that this NF is charge and this is potential. Charge into potential is work done. You know that. अच्छा, स्टैंडर्ड निकालना है तो फिर स्टैंडर्ड EMF यूज कर लेना, और एट एनी पूछ रहा है तो एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी टेम्परेचर वाला EMF रख देना। ठीक। अगर सेल इक्विलिब्रियम में आ गया तो आप सब जानते हैं सेल स्टॉप्स वर्किंग, पढ़ा हुआ है आपने। इफ सेल अटेन्स इक्विलिब्रियम इट स्टॉप्स वर्किंग, मींस इसका जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा और फॉर्मूला आपका नस्ट फिर छोटा हो जाएगा, और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप रख देंगे। ठीक, ये सब होता है। ये आप जानते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब साफ है रिडक्शन ज्यादा होगा, और ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर रिडक्शन ज्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर है। ठीक, रिडक्शन पोटेंशियल कम तो रिडक्शन कम, रिडक्शन कम तो ऑक्सीडेशन ज्यादा, ऑक्सीडेशन ज्यादा तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्वेश्चंस आते हैं नीट में, आपको ध्यान रखना। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, लॉजिक यही है बस, बाकी क्वेश्चन पे छोड़ दो। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, रिडक्शन ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल कम, रिडक्शन कम। ठीक है जी, चलो। इसके बाद आता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो आपका जो नीट का सिलेबस है उसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम पर सिर्फ आप SHE पढ़ के जाएंगे, लेकिन जो बच्चे JEE की तैयारी करते हैं, स्पेसिफिकली एडवांस्ड के पेपर की बात करता हूं, तो उसको सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स भी पढ़ने पड़ते हैं, कैलोमेल, सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, आपको नीट के एग्जाम में सिर्फ रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम पे SHE है सिलेबस में, तो आप SHE या NHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ के जाते हैं। आपको पता है SHE क्यों इस्तेमाल होता है? किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, किसी भी इलेक्ट्रोड का, जिंक, कॉपर, सिल्वर, निकल, किसी का भी, तो मैं SHE का इस्तेमाल करूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे जिंक का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है, मेरा टारगेट जैसे मान लीजिए जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल निकालने का है, तो मैं SHE का इस्तेमाल करूंगा। अब जिंक में और हाइड्रोजन में, SHE तो हाइड्रोजन ही है, जिंक और हाइड्रोजन में ज्यादा एक्टिव कौन है? ऑब्वियसली जिंक। जिंक ज्यादा एक्टिव है तो जिंक एनोड बनेगा, जिंक एनोड बनेगा,
और आपका जो SHE है वो कैथोड बनेगा। वहीं अगर मुझे कॉपर का कैलकुलेट करना हो तो कॉपर ज्यादा एक्टिव है कि हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव है? सर हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव है, तब SHE एनोड बनेगा और कॉपर कैथोड बनेगा। ठीक है जी, ये होता है। आप जानते ही हैं कि अगर ये एनोड की तरह काम किया, जैसे जिंक के साथ SHE कैथोड होता है और कॉपर के साथ एनोड होता है, ठीक है, अगर ये एनोड की तरह काम किया तो आप एनोड तो आप जानते हैं सोल्ट ब्रिज से लेफ्ट साइड लिखा जाता है प्लेटिनम, ठीक है, और अगर कैथोड की फॉर्म में काम किया तो फिर सोल्ट ब्रिज के राइट में लिखा जाता है विद प्लेटिनम। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा तो लूज करवा देना, और कैथोड पर लिख रहे हो यानी जब रिडक्शन होगा तो फिर गेन करवा देना, सिंपल। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। SHE में जो इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर हाइड्रोजन को पास ऑन करते हैं वो प्लेटिनम होता है, और प्लेटिनम की वायर है और प्लेटिनम फॉइल से अटैच होता है। ठीक है जी, और इसमें जो गैस पास करवाते हैं वो हाइड्रोजन गैस 1 ATM पे होती है, और ये जो रोड है, ये जो फॉइल है जिस सॉल्यूशन में डिप होती है वो 1 MHCl होता है। ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि SHE को यूज हम जनरली अब करते नहीं है एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्योंकि क्या है ना कि 1 MHCl यानी H+ की कंसंट्रेशन मेंटेन करना डिफिकल्ट है यूनिफॉर्मली फॉर लॉन्ग टाइम, और 1 ATM या 1 बार प्रेशर भी मेंटेन करना हाइड्रोजन का चैलेंज होता है। और ये जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड बनती है जब हाइड्रोजन इस पे जाता है तो इजीली पॉइजनड भी हो जाता है इम्प्योरिटीज की प्रेजेंस में, तो इससे वर्किंग पे फर्क पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम SHE को JEE वाले के फॉर्म में बोल रहा हूं, JEE वाले बच्चे इसलिए SHE के अलावा सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स भी पढ़ते हैं। नीट में सिर्फ SHE है, और SHE का आप जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसी और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करने में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस पढ़ने से पहले ठीक है आप एक चीज और ध्यान रखना, ये चीज आप जानते ही हो कि अगर एक्सटर्नल वोल्टेज सेल के वोल्टेज से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? एक्सटर्नल वोल्टेज अगर सेल के पोटेंशियल के बराबर हुआ तो क्या होगा? और एक्सटर्नल वोल्टेज अगर सेल के पोटेंशियल से लेस हुआ तो क्या होगा? ध्यान रखना, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा है, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज सेल के पोटेंशियल से ज्यादा है, आप ऐसे याद कर लो कि एक्सटर्नल वोल्टेज जो होता है वो अगेंस्ट होता है। ठीक है, अगर अगेंस्ट वाली चीज ज्यादा हुई तो सेल के जो रिएक्शंस हो रही हैं वो रिवर्स हो जाएंगी, मतलब जो सेल रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब आप जानते हैं, जो पहले एनोड की तरह काम कर रहा था वो इस सिचुएशन में कैथोड की तरह काम करेगा, ये मतलब है रिवर्स का, और जो कैथोड की तरह काम कर रहा था वो इस सिचुएशन में एनोड की तरह काम करेगा। अगर बाहर बराबर रहा अगेंस्ट वाली चीज यानी एक्सटर्नल वोल्टेज सेल के वोल्टेज के बराबर रहा तो सेल स्टॉप्स वर्किंग, और सेल ने काम करना बंद कर दिया तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर एमीटर लगा होगा तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, करंट 0 एम्पियर। ठीक, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज अगेंस्ट में जो तुमने वोल्टेज दिया है अगर वो सेल के पोटेंशियल से लेस रहा, कम रहा, तो सेल की रिएक्शंस पर डायरेक्शन पर सेल की रिएक्शन जिस डायरेक्शन में हो रही है उसी में होगी। हाँ, स्पीड कम हो जाएगी लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो सेल रिएक्शंस विल कंटिन्यू। ठीक है, रिवर्स कब होगी? जब एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा होगा। कुछ कब नहीं होगा? जब एक्सटर्नल वोल्टेज सेल वोल्टेज के बराबर होगा। और रिएक्शंस कब किस सिचुएशन में चलती रहेंगी, रिवर्स नहीं होंगी? जब एक्सटर्नल वोल्टेज कम रह जाएगा, सिंपल है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 नीट 2024 में पूछा गया गैल्वेनिक सेल से एक सवाल, देखते हैं क्या सवाल है। क्या कह रहा है? द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल, दिस इज द सेल जिंक आयरन सेल वेयर जिंक इज एनोड, आयरन इज कैथोड, is 0.32 V.
द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज 0.32 V, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, नीट 2024। तो आप जानते हैं स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए आप करते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल, NFE, ठीक है, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। तो अगर आप देख रहे हैं जिंक से जिंक +2 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन है, और Fe+2 से Fe भी 2 ही मोल का है, तो N की वैल्यू हो गई बच्चे 2, F की वैल्यू 96500, E नोड सेल आपको दे रखा है 0.32। इसको मल्टीप्लाई करने पर आप जानते हैं जो आपका आंसर आएगा, आपने सब SI यूनिट्स में रखा है, तो आंसर आपका जूल में आएगा। उसके बाद इस आंसर को मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻³ से, तब ये किलो जूल पर मोल में आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? N की वैल्यू 2 क्यों है? क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, और आयरन का रिडक्शन हो रहा है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। तो यहां से मैं कह रहा हूं N की वैल्यू 2 है। ठीक है जी, क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड सवाल, 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है ट्रू फॉल्स। असर्शन, नीट 2023 का क्वेश्चन है, अगेन गैल्वेनिक सेल से सवाल पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छे से करना है। इन इक्वेशन डेल्टा G इज इक्वल टू -NFE सेल, यानी फॉर्मूला फॉर गिव्स फ्री एनर्जी, वैल्यू ऑफ डेल्टा G डिपेंड्स ऑन N। एग्जैक्टली N की वैल्यू अगर चेंज करोगे तो डेल्टा G भी चेंज हो जाएगा। ये बात तो ठीक है, सही, बिल्कुल मानने योग्य है, ट्रू है। दूसरे पर आते हैं। अगर आप दूसरी स्टेटमेंट पढ़ पा रहे हैं तो ये थर्मोडायनेमिक्स से कनेक्ट कर दिए। सेल का जो EMF होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब वो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करता, ऐसी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव होती हैं, और जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव होती है। तो आप तो जानते हैं वर्क जो था थर्मोडायनेमिक्स में, अगर आपको याद है, तो वर्क इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और गिब्स फ्री एनर्जी वर्क ही होता है। तो इसने जो गिब्स फ्री एनर्जी के लिए कहा है वो तो सत्य है, और सेल का जो पोटेंशियल है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करता। सेल का पोटेंशियल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है मेरी बात? साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करता। तो जो EMF ऑफ सेल है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। मेरी बात समझ में आ गई? गिव्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो वर्क को बताता है, और वर्क एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जो सेल पोटेंशियल है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मेरी बात समझ में आई? वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर किसी ने वो वाले सवाल किए हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने लिखा जिंक, इसने लूज किया, जिंक ने 2+2 इलेक्ट्रॉन, सामने इसका पोटेंशियल लिखा हुआ है मान लो -0.76 V। अगर किसी कारण से मुझे इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया, इसको नहीं करते। इसका यही मतलब है कि इसको फर्क नहीं पड़ता क्वांटिटी कितनी है। मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो, चाहे एट एनी कंसंट्रेशन वाला पोटेंशियल हो, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। नीट 2023 का ही क्वेश्चन है। सवाल क्या है कि आपको एल्यूमिनियम थैलियम का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। एल्यूमिनियम का +1 से न्यूट्रल, +3 से न्यूट्रल, 2 वैल्यूज दे रखी हैं, और थैलियम की भी ऐसे ही दे रखी है। आपको वो लॉजिक पता ही है ना, रिडक्शन पोटेंशियल मोर तो रिडक्शन मोर, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल लेस, रिडक्शन लेस। इसके बाद सवाल देखेंगे, ये तो याद करके चलना, ठीक है। सवाल में क्या बोला है, ठीक है, सबकी वैल्यूज दे दी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो चलो बारी बारी पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन थैलियम। आप जानते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव वही होता है जो इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर दे। जो इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर दे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। नाउ चेक करते हैं कि वो सही कह रहा है क्या। अगर आप एल्यूमिनियम की वैल्यूज देखोगे
+1 से न्यूट्रल, तो प्लस का 0.55 भी है। और थैलियम का देखोगे Tl प्लस से Tl तो कितना है, -0.34 भी। वहीं एल्यूमिनियम का अगर आप +3 से चेक करेंगे, +3 से न्यूट्रल, तो है -1.66 भी। और थैलियम का चेक करेंगे Tl +3 से Tl तो है 1.26 भी। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो रिडक्शन कम करता है, और जो रिडक्शन कम करता है वो ऑक्सीडेशन ज्यादा करता है। और यही पहचान है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की। और वैसे भी एल्यूमिनियम थैलियम एक ग्रुप में है, तो यू शुड नो दैट कि एल्यूमिनियम थैलियम से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो भाई ट्रू है। दूसरा, Tl+3 इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन Tl+। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन करना चाहता है। ठीक है, तो Tl+3 इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन Tl+। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन करना चाहता है। तो हम देख लेते हैं ये सही बोल रहा है कि नहीं। तो अगर आप Tl+3 को चेक करेंगे, Tl+3 से Tl, ठीक है, तो ये वैल्यू है 1.26, यानी रिडक्शन पोटेंशियल +3 से न्यूट्रल जाने का थैलियम का 1.26 भी है। और वहीं +1 से न्यूट्रल जाने का है -0.34 भी। यानी जब Tl+3 रिडक्शन करता है तब उसकी वैल्यू ज्यादा है, और जब Tl+ रिडक्शन करता है तो उसकी वैल्यू कम है। यानी Tl+3 अंडरगोज रिडक्शन easily then Tl plus 2Tl। Tl तक जाना है तो Tl+3 आराम से Tl बनेगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। और Tl+1 में है तो वो न्यूट्रल बनने में थोड़ा समय लेगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। अच्छा, तो Tl+3 का रिडक्शन होगा तो Tl+3 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरी बात समझ में आई? Tl+3 तो इस हिसाब से गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या कह रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम नहीं मानते, ये फॉल्स है। मेरी बात समझ में आई? ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ये कह रहा है Al+ इज अनस्टेबल इन सॉल्यूशन। यस, अगर आप Al+ को देखोगे तो Al+ से Al वैल्यू +0.55 भी है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। यानी Al+ Al बनना चाहता है, इसका मतलब Al+ अनस्टेबल है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। Tl कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज टू Tl+ एंड Tl+3। तो Tl को Tl+ बनाना और Tl+3 बनाना +3 बनाना आसान है। यस, अगर आप डाटा देखेंगे बाकी 3 स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे तो यस, Tl को तो आप +1 +3 बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। हमें ढूंढनी थी फॉल्स वाली, तो हमें मिलेगी बी। चेक करो यार एक बार, ध्यान इस चीज का रखना, मोर विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर विल बी द रिडक्शन, एंड बेटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वैसे इतना आसान भी नहीं है Tl को +3 बनाना, लेकिन वो बनता है +3 और +1। ठीक है, +1 +3 से बेटर होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो तो लॉजिक है ही। लेकिन अगर हमें बी ऑप्शन गलत मिल गया है तो इसके कंपैरिजन में हम इस स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं। वैसे भी Tl +1 +3 बन सकता है। मेरी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम खराब नहीं करते इस पे, कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, खुद करके देखो। ये आपको कॉपर का, जिंक का, आयरन का, सिल्वर का, चारों मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल लिख के दे दिया और पूछा इसमें से कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती। अगर आप देख रहे हैं चारों रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट की है, और ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो इनसे ज्यादा एक्टिव हो। मतलब अगर पहली रिएक्शन सक्सेसफुल है तो जिंक इज मोर एक्टिव। मुझे बताओ, इस रिएक्शन का तो यही मतलब हुआ ना कि जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर। और अगर ये वाली रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, Fe इज मोर एक्टिव देन कॉपर। अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इसका तो यही मतलब है ना कि जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक इज मोर एक्टिव देन आयरन। और अगर चौथी रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि सिल्वर इज मोर एक्टिव देन कॉपर, सिल्वर इज मोर एक्टिव देन कॉपर।
आपकी थोड़ी भी बेसिक्स ठीक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की और एक्टिविटी सीरीज की, तो आपको वैल्यूज भी नहीं चाहिए। आपको पता है कि लास्ट वाली रिएक्शन नहीं हो सकती, बिकॉज सिल्वर इज नॉट एक्टिव देन कॉपर। फिर भी आप वैल्यूज से देखते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड करके भी सवाल आ सकता है ना, तो वैल्यूज पर ज्यादा डिपेंडेबल रहते हैं आप। ठीक, कॉपर की वैल्यू है +0.34 और जिंक की है -0.76। तो कॉपर और जिंक को अगर मैं कंपेयर करूं तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो रिडक्शन ज्यादा करता है, तो वो लेस एक्टिव हुआ मेटल, क्योंकि मेटल लूज करते हैं और लूज इलेक्ट्रॉन वही करते हैं जो ऑक्सीडेशन अच्छा करें। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो रिडक्शन कम करता है, ऑक्सीडेशन अच्छा करता है। तो जिंक और कॉपर में जिंक इज मोर एक्टिव, तो ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है, ये तो ट्रू है, जिंक इज मोर एक्टिव। अब कॉपर और आयरन भी कंपेयर कर लेते हैं। तो कॉपर की वैल्यू है +0.34 और आयरन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.44। तो यहां से भी क्लियर होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो मेटल ज्यादा एक्टिव होता है। तो यस, ये स्टेटमेंट भी ट्रू। अगला कर लेते हैं जिंक वर्सेस आयरन। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 और आयरन का -0.44। तो जिंक की वैल्यू कम है, रिडक्शन पोटेंशियल कम, तो मोर एक्टिव है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब कर लेते हैं सिल्वर कॉपर। कॉपर की वैल्यू +0.34, सिल्वर का 0.80। तो रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का कम है अब, कॉपर वर्सेस सिल्वर में। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो मोर एक्टिव होता है। कॉपर इज मोर एक्टिव, लेकिन यहां क्या है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग सिल्वर इज मोर एक्टिव। तो ये वाली रिएक्शन फॉल्स है और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया। नीट 2022 का सवाल है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला भाई, अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो। नीट 2022। ठीक, फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, इसका ईएमएफ निकालना है। कंसंट्रेशंस आर गिवन। ओके, ई नोड सेल अपने को दे रखा है। तो एज यू नो 298 पर नस्ट इक्वेशन होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्ट। ई नोड सेल की वैल्यू दे दी है 1.05 माइनस 0.0591। रिएक्शन इसने दे रखी है, नहीं तो हम खुद लिखते फिर। ठीक है, एट एनोड एट कैथोड करके। तो एन की वैल्यू आप चेक करोगे तो पहले निकल को कंपेयर कर लो आप, चाहे सिर्फ सेल रिएक्शन लिखी हो ना तब एक को ही कंपेयर करके काम चला सकते हैं। एन आई यहां जीरो चार्ज पे है और यहां एन आई +2 पे है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है। एन की वैल्यू 2 लॉग प्रोडक्ट में कौन सा आयन है, सिल्वर की निकल का आयन है, सर निकल का आयन है, ऊपर आ गया निकल +2 अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। रिएक्टेंट में निकल आयन है कि सिल्वर आयन है, सर सिल्वर आयन है, Ag+ का स्क्वायर। यहां वैल्यू रख देंगे विच इज 1.05 माइनस 0.0591/2 लॉग Ni+2 की वैल्यू है 10 की पावर -3, ऊपर आ जाएगा 10 की -3। Ag+ की वैल्यू है 10 की -3, लेकिन उसका स्क्वायर है, ये हो जाएगा 10 की -6। 10 की -6 ऊपर जाएगा, बन जाएगा 10 की +6, साथ में 10 की -3, तो ये हो जाएगा 10 की +3। log 10 की 3 क्या होता है, 1.05 माइनस 0.0591/2 इंटू 3। तो 1.05 में से कुछ माइनस करके आप देख लेना क्या आपका आंसर आता है। देखो सी तो नहीं हो सकता क्योंकि ये वैल्यू 0 तो आएगी नहीं, 1.05 से कुछ कम ही वैल्यू आएगी। तो देख लेना वो 1.38 है कि 1.041 है, ये कोई भी नहीं है, नन ऑफ दिस है। ठीक है, आसान था। ठीक है जी, सेल रिएक्शन लिख कर, और अगर लिखी हुई है तो आपका टाइम बच गया। प्रोडक्ट में जो आयन है वो और रिएक्टेंट में जो आयन है वो, उसको रखकर कोफिशिएंट्स का ध्यान रखकर एन की वैल्यू सही रखकर सोल्व करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। आपको एक सेल रिएक्शन लिखी हुई है, उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ भी दे रखा है। कह रहा है फाइंड द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द सेल। यू नो दैट डेल्टा जी नोड is equal to -NF charge into potential, E node cell।
तो आप मुझे बता सकते हैं इस क्वेश्चन में चार्ज कितना है। अब सेल रिएक्शन लिख कर दे रखी है तो मुझे बताइए, आप एक ही कंपेयर कर लो, एक ही को कंपेयर कर लो, ठीक है। तो Fe पर यहां कितना चार्ज है, ओवरऑल 6 है, एक Fe पे +3 है, 2 पे हुआ +6। यहां पर कितना चार्ज है टोटल, 4 का। तो 6 और 4 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो N की वैल्यू है 2। F की वैल्यू आप जानते हैं 96500 और ई नोड सेल आपको दे रखा है 0.24। ये आपका आंसर माइनस जूल पर मोल में आएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट्स में रखा है तो आपका आंसर भी ऐसा यूनिट्स में आएगा। ऑप्शंस किलो जूल में है तो जो भी आपका आंसर आएगा इंटू 10 की पावर -3 करके आप इसको किलो जूल बना लीजिएगा। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 4 नंबर के सवाल हैं, बताओ। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अगेन, फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन नहीं दी, बस ये बता दिया कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, जैसे पिछले सवाल में 2 था। ठीक है, बात समझ में आ गई सर? मैं समझ गया सर। इस लाइन का मतलब ये है कि जो n है उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, ई नोड सेल दे रखा है 0.59V, फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो अब तो जानते हैं 298 केल्विन पर इक्विलिब्रियम पर ई सेल क्या होता है, 0। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, ई नोड सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय n log Kc। ठीक है, ई नोड सेल की वैल्यू है 0.59, ये है 0.059, n की वैल्यू 1 log Kc। तो ये 0.059 यहां आ गया, 0.59 अपॉन 0.059 इज इक्वल टू log Kc। तो इसको आप सोल्व करें तो इसके अगर मैं 2 जीरोज उतार लूं नीचे तो इसकी 3 जीरोज ऊपर, तो अगर आपको समझ में आया हो तो ये ऊपर भी 59, नीचे भी 59, इसकी 2 जीरोज नीचे, इसकी 3 जीरोज ऊपर, ये काट कर 1 जीरो बच गई, 59 से 59 कैंसिल हो गया, तो हमारा log Kc आ गया 10। और फिर आपको Kc निकालना है, तो जब log उधर जाएगा तो एंटी लॉग ऑफ 10, और आप तो जानते हैं एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर इज 10 की पावर वो नंबर, तो 10 की 10 हमारा आंसर आ जाएगा। एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर 10 की पावर दैट नंबर। बात क्लियर? चेक करो सर। 0.0591 होता है सर, तो भाई तुम ही रखना, कैलकुलेशन करनी है, इतना राउंड ऑफ तो करना ही है। कहीं कहीं तो 0.06 भी लेना पड़ेगा। 4 ऑप्शंस मिल तो रहे हैं यार, और 4 ऑप्शंस में गैप इतना है, इतना राउंड ऑफ चलता है। ठीक है, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो यार, ट्राई करो ट्राई करो। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, यानी 2 सिचुएशंस पाएंगे, 2 ईएमएफ का सवाल लग रहा है। ठीक है, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वी हैव जिंक, जिंक सल्फेट, Zn से Zn+2, Cu+2 से Cu। ठीक है, कंसंट्रेशंस आर गिवन। द ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज इवन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 इज चेंज टू 1m, जब ये 1m कर दें और CuSO4 की कर दें 0.01, यानी रिवर्स कर दें, तब सेल का ईएमएफ हो जाता है E2। तो E1 E2 में कौन बड़ा है, बराबर है, ये बताना है। तो आप ये मुझे बता दो, जिंक वाली जो रिएक्शन है वो क्या है सर? Zn गिव्स अस Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिंक एनोड पर है सर, तो जिंक ये वाली रिएक्शन करेगा। और कॉपर करेगा सर रिडक्शन वाली, कॉपर +2+2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। इसकी सेल रिएक्शन अगर आप लिखेंगे सर तो हो जाएगा Zn+Cu+2 गिव्स अस Zn+2 + Cu। n की वैल्यू 2 है सर, दिख रहा है। ठीक है जी, अब क्या करना है, अपने को E1 E2 दो अलग अलग सिचुएशन बनानी है। तो पहले आप ये कर लेते हैं, E1 इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस वो चीज कॉमन है, तो 2.303 RT से कर लो या 0.0591 से, क्या ही फर्क पड़ता है, अपने को तो सिर्फ कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैं कर देता हूं 0.0591। n की वैल्यू 2 है, लॉग प्रोडक्ट में Zn+2 है और रिएक्टेंट में आयन Cu+2 है। वैल्यू रख लेते हैं, तो ई नोड सेल
माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग Zn+2 की वैल्यू थी इस वाली सिचुएशन में 10 की -2 और कॉपर आयन की 1, तो 10 की -2 का जो लॉग होगा वो -2 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई नोड सेल -0.0591। ये तो आ गया आपका बच्चों E1। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब E2 चेक कर लेते हैं। E2 चेक करना बच्चों, E2 इज इक्वल टू ई नोड सेल, ये तो फिक्स ही रहेगा, तो सिचुएशन कितनी चेंज कर लेना, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है -0.0591, ये वो कांस्टेंट है, अपॉन एन वही है 2 लॉग, प्रोडक्ट में वही है Zn+2 और Cu+2 की कंसंट्रेशन। तो बच्चों यहाँ ई नोड सेल तो ये फिक्स ही है -0.0591 बाई 2। अच्छा ये चीज यहाँ पर वापस आओ, एक बार थोड़ी गड़बड़ हो गई, log 10 की -2 -2 होता है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये प्लस है, ठीक है। उधर चलते हैं, log Zn+2 की कंसंट्रेशन अब कितनी कर दी थी चेंज करके सर, 1m कर दी थी 1, और कॉपर की कितनी कर दी थी सर, कॉपर की सर 0.01 यानी 10 की -2 कर दी थी सर। 10 की -2 पर जाके क्या बन जाएगा बच्चों, 10 की +2, और 10 की +2 क्या होता है 2, तो ये हो जाएगा ई नोड सेल -0.059, ये E2 है। अब खुद ही देख लो, E1 में ई नोड सेल के अंदर कुछ जुड़ रहा है तो वैल्यू बढ़कर आएगी, और E2 में ई नोड सेल में से कुछ घट रहा है तो वैल्यू कम आएगी। इसका मतलब तो यही हुआ कि E1 बड़ा है किससे, E2 से, ठीक है। चेक कर लो, यहाँ प्लस लगाना भूल गए थे क्योंकि log 10 की -2 था, ये -2 आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, है ना। देखो आसान था ना बेटा क्वेश्चन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन कह रहे एक ई नोड सेल अगर नेगेटिव है, तो आप तो सब जानते हैं यार, अगर ई नोड सेल नेगेटिव हुआ तो जो सेल रिएक्शंस हैं वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट फॉर डेल्टा जी नोड, और नॉन स्पॉन्टेनियस में तुम तो जानते ही हो, एक तो जो सेल का ईएमएफ होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, जो डेल्टा जी होता है वो पॉजिटिव होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो लेस देन 1 होता है। अगर वही स्पॉन्टेनियस हो, स्पॉन्टेनियस में जो सेल का ईएमएफ होता है वो पॉजिटिव होता है, जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में वर्क डन बाय द सेल होता है और वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और जो के होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो 1 से बड़ा होता है। इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू 0 होती है सेल का पोटेंशियल, और डेल्टा जी भी 0 होता है, और के की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, बराबर 1। इस क्वेश्चन में स्पॉन्टेनियस की बात नहीं थी, नॉन स्पॉन्टेनियस की बात थी, क्योंकि इसने ई नोड सेल नेगेटिव ले रखा है, और अगर ई नोड सेल नेगेटिव ले रखा है तो डेल्टा जी पॉजिटिव और के सी लेस देन 1, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव और के सी लेस देन 1, ए ऑप्शन। और अगर इसने पॉजिटिव दिया होता सेल का पोटेंशियल तो वो स्पॉन्टेनियस की बात कर रहा है, फिर स्पॉन्टेनियस में ये सिचुएशन होती है, नहीं पता थी तो नोट कर लो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, 16 का सवाल देखो, पिछला सवाल तो 2 बार आया है, 16 में भी और 11 में सेम रिपीट हुआ है। चलो ये बताओ, प्रेशर, हाइड्रोजन का कितना प्रेशर लगेगा उसका पोटेंशियल 0 करने के लिए इन प्योर वाटर, तो तुम तो जानते हो यार ये हाफ सेल का क्वेश्चन हुआ। मुझे कैसे पता ये हाफ सेल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन का जिक्र है, तो ये हाफ सेल का क्वेश्चन हुआ। और मैंने आपको बताया था अगर हाफ सेल का क्वेश्चन आया पोटेंशियल की बात की तो आप रिडक्शन में रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन की रिडक्शन वाली रिएक्शन क्या होती है बच्चों, 2H plus 2 electron gives us H2. You know the states? Yes sir, aqueous, gas. स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो तुम जानते हो, H+ से H2 वो कितना होता है 0 होता है, और इसका जो
सिचुएशनल वैल्यू दे रखी है, वो भी 0 दे रखी है, इसे ने बोला है। ठीक है, ये गिवन है, ये होती है। इसको देख के नस्ट इक्वेशन लिख सकते हो? यस सर। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 298 केल्विन पर है 0.0591। एन की वैल्यू सर 2 लॉग प्रोडक्ट में सर हाइड्रोजन का प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट सर H प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। आपको तो पता है हमें प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मांग रहा है। अब रख दो जो जो वैल्यू समझ में आती हैं। सर ये वैल्यू 0 दे रखी है, ये वैल्यू 0 है, माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालना है सर, और H प्लस की कंसेंट्रेशन सर दे रखी है। तुम तो जानती हो जब प्योर वाटर होता है तो जो H प्लस और OH माइनस होता है वो 10 की -7m होता है, +1 में पढ़ा हुआ इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो 10 की -7 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की -14, तो ये भी इधर आकर 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 10 की -14 0 हुआ। जब लॉग उधर जाएगा तो एंटी लॉग ऑफ 0 क्या होता है? 10 की पावर 0, यानी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 10 की -14 10 की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। कैसे आया 10 की पावर 0? लॉग उधर गया तो एंटी लॉग हो गया, एंटी लॉग ऑफ 0 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 क्या होता है? 1। तो 10 की -14 उधर चला गया तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आ गया 10 की पावर -14। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? सी। ठीक है, ट्राई कर लेना, देख लेना, आसान सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन आपसे पूछा है द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिप्ड इन अ सॉल्यूशन एट pH इक्वल टू 3 पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल बी। पिछला सवाल है ना, उसका रिवर्स है। उसमें हाइड्रोजन का प्रेशर पूछा था, आप ये मान लीजिए कि पोटेंशियल गिवन था, हाइड्रोजन का डाटा मांगा था। इस बार हाइड्रोजन का डाटा गिवन है, पोटेंशियल मांगा है। हाफ सेल का क्वेश्चन है, मानते हैं। हाफ सेल में हम सिर्फ रिडक्शन की रिएक्शन लिखते हैं, हाइड्रोजन का न्यूमेरिकल है, रिडक्शन की रिएक्शन लिख लेंगे, स्टेट्स बता देंगे। ठीक है, नस्ट इक्वेशन बता देंगे। यस सर, E ऑफ H प्लस से H2 इज इक्वल टू E नोड ऑफ H प्लस से H2। 298 केल्विन पर है तो -0.0591 बाई n। n के लिए तुम जानते हो यहां 2 है। लॉग प्रोडक्ट में आएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और रिएक्टेंट में आएगा H प्लस का स्क्वायर। ये वैल्यू निकालनी है तो EH प्लस से H2, स्टैंडर्ड वैल्यू 0 होती है हाइड्रोजन की, 0.0591 बाई 2 लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अगर गिवन नहीं है तो उसको 1 ही माना जाता है। ठीक है, पढ़ लीजिए खुद ही, तो प्रेशर तो भाई कुछ है नहीं। ठीक है, तो 1 मानना पड़ेगा। H प्लस की वैल्यू, pH अगर 3 है, H प्लस कितना है जानते हैं ना, 10 की पावर -3। इफ pH इज x, द H प्लस कंसेंट्रेशन इज 10 की पावर -x। ठीक है, ये अगर 10 के -3 का स्क्वायर, 10 के -3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 10 के -3 का स्क्वायर होता है 10 के -6, ये ऊपर गया 10 के +6, लॉग 10 की +6 6, फिर 2 × 3। ठीक है, तो ये देख लेना, अगर इसको मैं 0.06 मान लूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0.18 के आसपास होता है, यानी ये ऑप्शन लग रहा है बी। चेक कर लेना। ठीक है, मुझे तो वही लग रहा है, बाकी देखते हैं। देखना क्या है, मतलब समझ गया ना भाई, इतना तो दिमाग होना चाहिए तुम में कि 3 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 0.18 0.17 के आसपास ही आएगा, और इनमें यही ऑप्शन है। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखिए। अपने को एक रिएक्शन गिवन है, कह रहा है कि 1 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें 10 मिलीमोल तो ये वाला आयन है, डाइक्रोमेट आयन, और 100 मिलीमोल ये क्रोमियम का +3 वाला आयन है। pH उसका 3 है। पोटेंशियल निकालिए, हाफ सेल है,
तो हाफ सेल कंप्लीट लिख लेते हैं। ये है Cr2O7 -2, इससे क्या बना रहे हो Cr+3, यही रिएक्शन है। तो पहले इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ आएगा पहले 2 Cr बराबर करने के लिए, यहाँ Cr पर ऑक्सीडेशन नंबर है, चेक कर लो +6, और यहाँ +3। 1 पे +6, 2 पे 12, 1 पे 3, 2 पे 6, तो अंतर कितने का है 6 का। मेरी बात क्लियर हुई? कितने का अंतर है 6 का। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिए ज्यादा वाली साइड, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद फिर क्या देखते हैं, फिर ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है, यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ 7H2 आ जाएगा, और फिर H बैलेंस करने के लिए H डाल देते हैं 14H+। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। आप चेक कर लेना कैसी हुई है, इतना तो यार आपको आना चाहिए। अब इसको देख के पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लो, E नोड -298 पर है क्या, यस, 0.0591 बाय n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो मुझे E निकालना है पोटेंशियल। E नोड हमें दे दिया है 1.330 -0.0591। n की वैल्यू बता सकते हैं? n की वैल्यू कितना है सर? n की वैल्यू 6 है सर। लॉग प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट सर H2O तो आयन नहीं है, Cr+3 है और पावर 2, Cr+3 कंसंट्रेशन पावर 2 अपॉन रिएक्टेंट में सर डाइक्रोमेट भी है और H+ भी है। डाइक्रोमेट तो हो गया Cr2O7 -2 उसकी कंसंट्रेशन इनटू H+ की कंसंट्रेशन पावर 14। क्या ये बात क्लियर हुई? अब मुझे बताओ, आपको Cr+3 की कंसंट्रेशन दे रखी है? हाँ सर, ये इन 1 लीटर। आप जानते हैं Cr+3 की कंसंट्रेशन जो है वो कैसे आएगी, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन तो ऐसे ही निकालते हैं। तो Cr+3 के जो मोल्स हैं वो 100 मिलीमोल हैं। 100 मिलीमोल मतलब 100 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम 1 लीटर है, तो ये हो गया 10⁻⁻1 कैपिटल M। ये तो Cr+3 है। ऐसे डाइक्रोमेट की बता दोगे? वही सर, डाइक्रोमेट की भी कंसंट्रेशन डायरेक्ट गिवन नहीं है, मोल्स गिवन है, कोई बात नहीं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डाइक्रोमेट के कितने मोल्स हैं? 10 मिलीमोल। 10 मिलीमोल मतलब 10 इंटू 10⁻³ मोल अपॉन वॉल्यूम 1 ही है, तो ये हो गया 10⁻² कैपिटल M। ठीक है, इसकी वैल्यू भी मिल गई, इसकी वैल्यू भी मिल गई। H+ कहां दे रखा है? यस सर, pH कितना है 3, और pH 3 का मतलब जानते हैं H+ 10⁻³ कैपिटल M। बस ये वैल्यूज यहां पुट कर देना। 10⁻1 का स्क्वायर 10⁻², डाइक्रोमेट 10⁻² है ही, तो 10⁻² से 10⁻² कैंसिल। अच्छा, H+ 10⁻³ 14 टाइम्स है, तो 10⁻42, 10⁻42 ऊपर गया, 10 का +42 और लॉग है सामने तो पावर आगे आ गई 42, 6 7 जा, यानी हमारा कुछ ये आ जाएगा। चेक कर लेना आप, हो सकता है मैं वैल्यूज पुट करने में गलती कर गया हूं, इंटू 7 ये आंसर आएगा, देख लेना आप। ठीक है, क्या आता है, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, पहले ये चेक कर लेना, उस हिसाब से ऑप्शन कट जाएंगे ना, 2 प्लस है और 2 माइनस है। देख लेना बेटा, ये बात क्लियर हो गई ना, ये और ये तीनों कंसंट्रेशंस मिल गई। और इक्वेशन मैंने कैसे लिखी, 6 इलेक्ट्रॉन कहां से आया, 14H+ कहां से आया, ये आपको बैलेंसिंग आती ही होगी। ठीक है, चलो 13th, आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हैं, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, +3 से +2 वाले, +3 से +2 रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है। द मेटल्स आयंस विच कैन लिबरेट H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स आर। तुम्हें तो पता है हाइड्रोजन निकालने के लिए मेटल्स एक्टिव होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक्टिव। और एक्टिव मेटल्स वही होते हैं जिनका लेस होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल लेस किन किन का है सर? 2 का प्लस है, 2 का माइनस है, और जिनका माइनस है वो है वेनेडियम और क्रोमियम, तो यही आंसर हो गया। हाइड्रोजन को लिबरेट करने के लिए हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा,
हाइड्रोजन का पोटेंशियल होता है 0। अब 0 से कम होनी चाहिए यानी एक्टिव मेटल्स की वैल्यू, तो 0 से कम क्या होती है? नेगेटिव। तो जो जो इसमें नेगेटिव है वही हाइड्रोजन को लिबरेट कर सकता है, उसको डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है जी, कर लेंगे। मेरी बात समझ में आई? हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, और इससे ज्यादा एक्टिव वो होगा जिसकी वैल्यू इससे कम होगी, और 0 से कम मतलब नेगेटिव वैल्यूज। बात मेरी समझ में आई? रिडक्शन पोटेंशियल कम तो मोर एक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। 14th, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M प्लस से M रिडक्शन पोटेंशियल डज ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता? आयनाइजेशन ऑफ सॉलिड मेटल। यस, यही तो है अभी, यही तो है। सॉलिड मेटल के आयनाइजेशन पे कहां डिपेंड करता है? पर डिपेंड नहीं करता है। कंसंट्रेशन हम सॉलिड की लेते ही नहीं है बेटा। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड मेटल, ये सब्लिमेशन में तो गैस बनेगा। ठीक है, आयनाइजेशन ऑफ गैसियस मेटल एटम, यस। हाइड्रेशन ऑफ गैसियस मेटल एटम, आयन। ठीक है, अब तुम कहोगे सर समझे नहीं मैं क्या बोल रहे हो आप। भाई देखो, सॉलिड मेटल एटम को आयनाइज करना वैसे ही मुश्किल है, क्योंकि सॉलिड मेटल एटम को पहले गैसियस बनाना होता है, फिर वो आयन बनता है। इफ यू नो दैट आइसोलेटेड गैसियस एटम अगर वो इस स्टेट में है तब आप उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करवा सकते हो। हाँ, अगर आपके पास सॉलिड मेटल एटम है, आप चाहते हो वो आयनाइज हो जाए, तो भाई वो तो नहीं हो पाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशंस पर डिपेंड करता है, और इन तीनों ऑप्शंस में कॉन्सेंट्रेशंस वेरी होंगी, चाहे गैसियस फॉर्म में हो चाहे एक्वस फॉर्म में हो। लेकिन ऊपर तो सॉलिड मेटल है ना भाई, उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाला एक क्वेश्चन है, इसमें आपको करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन बतानी है। तो यस, H2 से H प्लस की तरफ जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन की तरफ से है। ठीक है, ये दिख रहा है। और दूसरी बात ये है कि रिडक्शन AgCl से Ag का है, तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है? तो देखो बेटा, ए ऑप्शन तो लग नहीं रहा, क्योंकि ये NO3 तो इसमें है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला ना NO3 नहीं है। अब ऊपर वाला और नीचे वाला ऑप्शन सेम सा लग रहा है, यहां से तो सेम है, AgCl से Ag, AgCl से Ag। यहां से भी सेम है, PtH2 के ऊपर PtH2 के ऊपर। यहाँ HCl है, यहाँ KCl है, तो आप देख पा रहे हो KCl नहीं है, यहाँ HCl है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे? P। आई होप आपको गैल्वेनिक सेल आ गया मेरे हिसाब से। हाँ, इतने ही क्वेश्चन थे। गैल्वेनिक सेल आ गया, बड़े प्यार से करना। गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन, उसमें सोल्ट ब्रिज का रोल, एनोड कैथोड का कॉन्सेप्ट, कब एनोड लेते हैं, किसको किसको कैथोड लेते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन है, उसको क्यों यूज करते हैं, उसमें कुछ डिफिकल्टीज हैं क्या फेस करते हुए, SHE को यूज करते कुछ डिफिकल्टीज हैं जो मैं अभी अभी आपको बता रहा था पीछे। और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड 0 होता है। नस्ट इक्वेशन हाफ सेल के लिए, फुल सेल के लिए, वर्क डन बाय द सेल विच इज गिब्स फ्री एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला। सेल जब इक्विलिब्रियम में होता है तो ई सेल 0 होता है, सेल का EMF 0 हो जाता है। इस तरह की बातें हमने इसमें की हैं। सेल अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में है तो डेल्टा G नेगेटिव होगा, ई नोड सेल पॉजिटिव होगा और K की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा G पॉजिटिव होगा, ई नोड सेल नेगेटिव होगा और KC की वैल्यू यानी K की वैल्यू लेस देन 1 होगी। सेल इक्विलिब्रियम में आ गया तो ई सेल 0 होगा, डेल्टा G 0 होगा और KC इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये बातें हैं। एक्सटर्नल वोल्टेज अगर ग्रेटर होगा तो सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगी, बराबर होगा तो सेल काम करना बंद कर देगा, और लेस होगा तो सेल की रिएक्शन की डायरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि सेल की वर्किंग स्लो हो जाएगी। ये सब हमने बातें की हैं, क्वेश्चंस किए हैं बहुत सारे। तो आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, इसको अच्छे से कर लेना। ओके, ठीक है।